नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं के न्यूज का खास प्रोग्राम जनहित और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा पर संकट। तो प्राथमिक शिक्षा पर संकट की आज हम बात कर रहे हैं। स्कूल केवल इमारत नहीं होते, वो गांव के बच्चों के सपनों की पहली सीढ़ी होते हैं। अगर सरकार वाकई में हर बच्चा पढ़े और पढ़ने की बात करती है, सरकार हर बच्चे को पढ़ाने की अगर बात करती है, तो फिर सवाल है कि आखिर गांव के प्राथमिक स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है। बात सिर्फ एक स्कूल बंद होने की नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के सपनों को बंद करने की चेतावनी है। सवाल सरकार से है, क्या विकास मॉडल में गांव के बच्चों की कोई जगह नहीं है? अगर है तो फिर 50 से 60 बच्चों की क्षमता वाले स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिला प्रशासन सरकार के आदेशों की आड़ लेकर अच्छी खासी छात्रों की संख्या वाले क्षमता वाले स्कूलों को भी बंद कर रहा है, जिसका खामियाजा देश का भविष्य भुगत रहा है। इस पर हम आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। महाराजगंज से लेकर सीतापुर तक यूपी के गांव में शिक्षा पर संकट गहराता जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और इसके सबसे बड़े शिकार मासूम बच्चे हो रहे हैं। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो दिल को झकझोर देंगी, जहां नन्ही आंखों में आंसू हैं और सपनों पर ताले लगते दिखाई दे रहे हैं। ये आंसू सरकार से, प्रशासन से, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या है, क्यों उनके सपनों को ताले में बंद किया जा रहा है, क्यों उनके अधिकार पर शासन का चाबुक चल रहा है। आखिर देश के भविष्य में राहें शिक्षा के लिए कठिन की जा रही हैं। महाराजगंज और सीतापुर से आई दो तस्वीरें दिल को झकझोर देंगी। महाराजगंज जिले के रुद्रपुर भुलुही गांव का ये स्कूल अब इतिहास बनने जा रहा है। सोमवार को जब बच्चों को बताया गया कि उनका विद्यालय करतौनी गांव शिफ्ट किया गया है, तो पूरे स्कूल में मातम सा छा गया। मासूम बच्चों ने जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। हमें यहीं पढ़ना है, यही एक जिद हर बच्चा दोहराता रहा। बच्चों की तकलीफ देखकर शिक्षिका कुसुमलता पांडे भी खुद को रोक नहीं पाई और बच्चों के साथ ही रो पड़ी। उनका कहना है कि नया स्कूल 1 किलोमीटर दूर से अधिक है और वहां संसाधनों की भी भारी कमी है। कक्षा 5 की दिव्यांग छात्रा आकृति अब स्कूल नहीं जा पाई। उसका कहना है कि पहले स्कूल पास था और अब बहुत दूर है, कैसे जाऊं? उसकी मां की भी यही चिंता है कि बेटी की पढ़ाई अब शायद रुक जाए। वहीं सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक में इंदलगंज का स्कूल, जिसमें 60 से अधिक छात्र थे, उसे भी बिना पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। नाराज ग्रामीणों ने बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर स्कूल दोबारा खोलने की गुहार लगाई। सवाल है, क्या यूपी सरकार के लिए गाँव की शिक्षा प्राथमिकता नहीं रही? क्या संसाधनों की कमी का मतलब है कि गाँव से स्कूल छीन लिए जाए? महाराजगंज और सीतापुर दोनों जगह ग्रामीणों की एक ही मांग है कि स्कूल को बंद ना किया जाए। सरकार से अपील है कि बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ ना हो। प्रशासन को चाहिए कि वह दूर दराज के गांव की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला ले। गांव में स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य की नींव है। इन्हें बंद कर देना संसाधनों की कमी के नाम पर बच्चों का भविष्य छीनना है। सरकार और प्रशासन से अब जवाबदेही की मांग होनी चाहिए। आखिर देश का भविष्य घर से रोज कई किलोमीटर दूर जाकर कैसे पढ़ेगा? प्राथमिक शिक्षा पर खड़ा होने वाला संकट कैसे हल होगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, निश्चित रूप से झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। मासूम बच्चे, जब उनको पता चलता है कि उनका जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, अब उस स्कूल में उनको पढ़ाई वो नहीं पढ़ेंगे। घर से 1 किलोमीटर दूर और मौजूदा स्कूल से 1 किलोमीटर दूर जाकर उनको दूसरे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करनी है, जिसके बाद जो वहाँ मासूम बच्चे थे, छात्र छात्राएं थे, वो ऐसे सिसक सिसक कर रो रहे थे और उनकी रोने की जो उनको रोता देख जो वहाँ शिक्षक थे या अभिभावक थे, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। और इन मासूम बच्चों का अब सवाल सिस्टम से है, प्रशासन से है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और उनको शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है। कई तस्वीरें इस दौरान देखने को मिली है। एक दिव्यांग जो छात्रा थी, उसके माँ बाप का कहना है कि अब शायद उसकी बच्ची स्कूल नहीं जा पाएगी और
वो इसलिए नहीं जा पाएगी क्योंकि अब उसका स्कूल जो है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। पहले गांव में ही स्कूल था, अब उसको गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ेगा। ये जनहित में सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। आपको इन सवालों का जवाब मांगा जा रहा है। क्या सरकार की हर बच्चे को शिक्षा की नीति सिर्फ कागजों तक सीमित है? तो जनहित में ये सवाल है, क्या सरकार कदम शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन नहीं है? सरकार का ये कदम क्या 40 से 60 बच्चों वाले प्राथमिक स्कूल को बंद करना सही है? जबकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि 20 स्कूल 20 छात्र संख्या वाले जो स्कूल हैं, 20 से कम संख्या वाले, उनको ही बंद किया जाएगा। क्या दिव्यांग बच्चों की जरूरत और सुरक्षा पर कोई संवेदनशील योजना नहीं है जबकि सरकार ये फैसला ले रही है? स्कूल बंद करने से पहले स्थानीय ग्रामीणों से कोई संवाद नहीं किया गया कि आखिर उनके बच्चे स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे? इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये सवाल निश्चित रूप से बने हुए हैं कि क्या 40 से 60 छात्र संख्या वाले बच्चे जो है, जिन स्कूलों में बच्चे हैं, उन स्कूलों को भी बंद किया जाना उचित है। और इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संत प्रकाश जाटो जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, द्रोण कश्यप जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजा अब्बास जी शिक्षक हैं हमारे साथ, वो जुड़ चुके हैं, अनुग्रह त्रिपाठी जी संयोजक शिक्षक महासभा यूपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक गहलोत जी हैं अभिभावक संघ सदस्य समाज सेवी भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजेश गुप्ता संवाददाता महाराजगंज हमारे साथ जुड़ेंगे, अबरार अली संवाददाता सीतापुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अबरार, हम आपके पास आएंगे। अबरार, जो सीतापुर और महाराजगंज से तस्वीरें सामने आई हैं, बच्चों को रोते देख, सिसकते देख और उन बच्चों के साथ उनके जो शिक्षक थे, शिक्षिकाएं थी, उनको रोते देख हृदय को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई कि आखिर बच्चों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। और बच्चे सवाल कर रहे हैं कि इन नन्ही आंखों में जो आंसू हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, उनके सपनों पर ताला क्यों लगाया जा रहा है। जो तस्वीरें आई उसको देखकर अबरार क्या महसूस हुआ? जो तस्वीरें साफ तौर पर देखने को आई हैं, निश्चित रूप से ये तस्वीरें हृदय को जो है झकझोर देने वाली हैं। अबरार जी, बताना चाहूंगा सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक क्षेत्र के खपरेला गांव का जो विद्यालय है, वहां पर ऐसे जो बच्चे हैं 60 के ऊपर बच्चे संख्या भी है, तो उसके तो शायद हमारे संवाददाता अबरार अली से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ शिक्षक और शिक्षक महासभा के मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनुग्रह त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संयोजक हैं शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। अनुग्रह त्रिपाठी जी, महाराजगंज और सीतापुर से दो तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनको हम आज जनहित में लेकर आए हैं, और ऐसी तस्वीरें सिर्फ एक जनपद से नहीं, तमाम जनपदों से सामने आ रही हैं। सीतापुर और महाराजगंज में जब ये जिन स्कूलों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन स्कूलों के बच्चों को जब ये बताया गया कि अब से जो जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वो स्कूल बंद किया जा रहा है, उस स्कूल में उनको नहीं आना है, दूसरी जगह स्कूल में जाना है, तो वो बच्चे रोते विलखते नजर आए। उनका कहना था नहीं, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। और उनकी शिक्षकियां, उनके नन्ही मासूम आंखों में आंसू देखकर शिक्षक भी अपने आप को रोक नहीं पाए। और ये जो दृश्य था निश्चित रूप से हृदय को झकझोर देने वाला था। इन नन्ही आंखों में शायद यही सवाल था कि इनके सपनों पर ताले क्यों लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत साधुवाद दूंगा कि आप लगातार इस विषय को उठा रहे हैं जी। ये गरीब, पीड़ित और वंचित जो हमारा समाज है, उसकी शिक्षा का जो सबसे बड़ा माध्यम है हमारे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा, उसको पेडिंग का नाम दे दीजिए या विलय का नाम दे दीजिए, ये एक साजिश है मैं कहूंगा। इस साजिश में कहीं ना कहीं हमारी जो बेसिक शिक्षा है उसको निजीकरण की बयार की तरफ ले जाने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मैं कहूंगा पूरी तरह से मिसकम्युनिकेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, हमारी जो महानिदेशक महोदया वो कुछ कहती हैं, और जो जमीनी स्तर पर अधिकारी है वो अपने तरीके से किसी ना किसी तरीके से विद्यालयों को कम से कम करना चाह रहे हैं। इसीलिए उनके स्तर पर कोई भी मानक नहीं है। महानिदेशिका महोदया जी ने कहा था कि 700-800 मीटर की दूरी पर अगर एक ही ग्राम पंचायत का दूसरा स्कूल होगा तो उससे हम पेडिंग करेंगे।
इस आदेश को भी उन्होंने घटा बता दिया है। हमारे कानपुर में भी कई विद्यालय ऐसे हैं जो 2-2 2.5 किलोमीटर दूर है और उनको पेड़ किया जा रहा है। दूसरी बात, छात्र संख्या का कोई मानक तय नहीं है। कहीं पर ये 60 बच्चों के विद्यालयों को पेयरिंग करे दे रहे हैं, कहीं पर 55 बच्चों के विद्यालयों को पेयरिंग किए दे रहे हैं, जबकि कहा यह गया था कि जो कम से कम विद्यालय हो पहले उनकी पेयरिंग करके आप जो हमारा मंतव्य है, जो हम लेके आ रहे हैं कि अधिकतम बच्चों को तक संसाधन पहुंचाए जाए, उस पर हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये ना करके ये पूरा अधिकतम प्रयास कर रहे हैं जो लोकल स्तर के जो हमारे अधिकारीगण हैं कि कम से कम जो है विद्यालय बचे, इसका वो पूरा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नियम वो नहीं मान रहे हैं। जैसे कि आपने बताया सीतापुर की घटना बताई, या और भी जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें कई जगह ऐसा है कि जहां पर 2-2 2.5 किलोमीटर दूर विद्यालयों को पेयरिंग किया गया है और छात्र संख्या का भी मानक नहीं देखा गया है। 50 बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, जबकि पहले कहा गया था कि 20 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को हम पेयर करेंगे। तो ये पूरा एक, मैं तो कहूंगा, एक साजिश है। पेयरिंग कहिए, विलय कहिए, ये पूरी तरीके से एक साजिश बनाई गई है जिसमें ऊपर स्तर पर अधिकारी कुछ कह रहे हैं, नीचे स्तर पर अधिकारी क्रियान्वयन दूसरे तरीके से कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा को बदनाम करने की, बेसिक शिक्षा को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। और मैं कहूंगा अगर इसको नहीं रोका गया तो निश्चित ही आने वाले समय में बेसिक शिक्षा और जो गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग का शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है वो उत्तर प्रदेश में खात्मे की ओर जाएगा। तो मेरी तो सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इस पर स्वयं संज्ञान लें और अधिकारियों को डांटें। ये जिस प्रकार का कुत्सित प्रयास ये कर रहे हैं, जो उनका मंतव्य था, जो उनकी मंशा थी, उस मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं, इस पर रोक लगाएं और जो भी विद्यालय हैं जिनकी छात्र संख्या मैं तो कहूंगा 40 के ऊपर है, उनको तत्काल प्रभाव से उनके विद्यालय में रोक दें। और जो पेयरिंग के मानक बनाए थे उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ही ग्राम पंचायत में अगर 2 स्कूल हैं तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक अगर दूरी 700 से 800 मीटर दूर है तो उसको पेयर कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। और दूसरी बात, जो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया था, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, न्यायालय में इन्होंने हलफनामा ये दिया था जब पेयरिंग की बात थी कि हम विद्यालयों तक पहुंचने के लिए संसाधन उपलब्ध कराएंगे। और मेरा दावा है किसी भी विद्यालय की जिनकी पेयरिंग की जा चुकी है उनको किसी भी प्रकार का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालत यह है कि बच्चे दूसरे विद्यालयों में जा नहीं रहे, लगातार विद्यालयों की छात्र संख्या कम हो रही है। तो मैं तो कहूंगा एक बहुत बड़ी साजिश है बेसिक शिक्षा को कमजोर करने की। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लें और इस पेयरिंग की जो ये व्यवस्था है इसको रोकें ताकि बेसिक शिक्षा अपने पुराने स्वरूप में आ सके। ठीक है, ठीक है। अनुग्रह त्रिपाठी जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रजा अब्बास जी हमारे साथ शिक्षक हैं, जुड़े हुए हैं। रजा अब्बास जी उन्हीं सवालों के साथ मैं आपके पास आता हूं। ये जो तस्वीरें निश्चित रूप से झकझोर देने वाली हैं। हो सकता है सरकार का ये फैसला, जैसा कि सरकार कह रही है, बच्चों के हित में हो, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो मौजूदा जो स्थितियां सामने जो आ रही हैं, बच्चों को तकलीफ हो रही है। 1 से 1.5 किलोमीटर जो बच्चे अगर गाँव में नहीं पहुँच पा रहे थे, बमुश्किल अगर गाँव में पहुँच रहे थे, तो 1 से 2 किलोमीटर कैसे पहुँचेंगे? जो दिव्यांग छात्र या छात्राएं थी वो स्कूलों तक कैसे पहुंचेंगे? संसाधन मुहैया कराने की बात कही गई थी, अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि ऐसे कोई संसाधन मुहैया कराए नहीं गए हैं। क्या कहेंगे आप? अब्बास जी, रजा अब्बास जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। रजा जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों को मिल पाएगी। हेलो हेलो जी जी रजा अब्बास जी, आप अपनी बात रखें। आप अपनी बात आवाज आ रही मुझे? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस मंच पर आने का मुझे वो दिया, एक स्थान दिया है। लेकिन देखिए कि सरकार की नीयत कभी ऐसी खराब नहीं रहती है कि किसी भी तरह की कोई साजिश कर सके या जो है विलय करने से कोई भी ऐसा बच्चों को हानि पहुंचा सके। मैं जानता हूं कि शिक्षक और छात्रों के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट जिसको कहते हैं वो एक होता है, एक लगाव होता है। अब इस तरीके की देखिए, हमें अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाए थे तो उसमें भी हमें कई तरह की जो है दुश्वारियों का देखी हमने कि हाँ इसको करने से ये होता है। तो नई चीज को हम जब लाते हैं समाज के अंदर तो उसकी जो कमियां होती हैं वो तो धीरे धीरे दूर होती हैं, लेकिन एक हम शिक्षा का जो उन्नतीकरण है, जो विकास करना है, अभी बहुत से बच्चे ऐसे जो गांव के बाहर निकले भी नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खेत नहीं है, अभी उन्होंने शहर नहीं देखा है, अभी उनके पास मतलब इंटरनेट की उतनी अच्छी चला नहीं पाते हैं,
स्मार्ट बोर्ड नहीं देखा है, और जो एजुकेशन की फैसिलिटीज होती है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, संसाधन होते हैं जिससे बच्चे नहीं देख पाए, ठीक है। तो बच्चों का भविष्य, क्योंकि सरकार स्कूल से ही छात्र जो निकलेंगे वो देश का भविष्य बनेंगे, तो देश का भविष्य उजागर करने के लिए और देश के भविष्य को अच्छे उन्नति की राह पे जाने के लिए सरकार का ये कदम है। ये बुनियादी ढांचा, बेसिक ढांचा तैयार किया सरकार ने कि जिससे बेहतर संसाधन बच्चों को आवंटित किए जाएंगे, बेहतर शैक्षिक अवसर, शिक्षण अवसर मिलेंगे। बच्चों को बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि शहर में, दुनिया में, बाहर में आज देश कितना तरक्की कर रहा है और देश में कितना विकास हो रहा है, और तमाम से जो नए नए संसाधन आ गए हैं। अब AI का जमाना है, 5G का जमाना है, तो बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे मतलब प्रॉपर इंटरनेट भी नहीं आता है, तो बाहर निकल के देखेंगे। इससे उनके अंदर जो एक मानसिक विकास, एक मतलब जो मानसिक तौर पे एक विकास होगा, और उनके जो है एक सोच एक बड़ी होगी। बाहर निकलेंगे तो दुनिया देखेंगे। और जैसे कि जानते हैं कि कोई दिव्यांग छात्र है तो उसके लिए व्यवस्था, ये सब सरकार, ये सब छोटी मोटी बातें होती हैं, चीजें आती हैं कि जैसे दिव्यांग छात्र है उसको दूर जाना है तो फिर हमने उसके लिए कोई सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दे। वो सब चीजें तो अपनी जगह है, वो तो करी जाएंगी, वो तो बाद में जैसे जैसे देखा जाएगा तो किया जाएगा। सरकार की तरफ से बेहतर उन्नत बुनियादी ढांचा रहेगा, संसाधन रहेगा, बेहतर सुविधाएं रहेंगी, ठीक है। और जैसे स्थान का कुशल उपयोग होगा, बेहतर शैक्षिक और अध्ययन होगा, बेहतर छात्र शिक्षक का अनुपात भी रहेगा। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट करें। आधुनिक शैक्षणिक सहायक सामग्री रहेगी, शिक्षक का विकास होगा, ठीक। और इसके अंदर कुशल प्रबंधन, क्या बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है रजा अब्बास जी, आपकी बात आ गई। आपको हालांकि ये जो विलय का फैसला है वो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि छात्रों के हित में लिया गया है, और छात्रों के हित में लिया गया है, और इससे क्योंकि ठीक है नाहिद अकील जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अबरार जुड़े हुए हैं। अबरार से आप एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, उसके बाद नाहिद अकील जी हम आपका रुक रहे हैं। अबरार, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, सीतापुर में जो तस्वीरें देखने को मिली है, बच्चों के बीच, बच्चों की नन्हे आंखों में जो आंसू देखने को मिला है, अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने की जो पीड़ा उनकी आंखों में दिखी है, वो कैसे आपने देखी है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। ये आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक क्षेत्र का खपरेला ग्राम है, जहाँ मलवी सरिया ग्राम पंचायत पड़ती है। वहां पर एक विद्यालय था जिसमें 60 से अधिक बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बंद कर दिया गया है, और दूसरी से यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर बच्चों के जाने के लिए स्कूल में बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अभिभावक भी नाराज दिखे, और उसके अलावा बच्चे जो है वो रो रो कर, उनका बुरा हाल है कि वहां से वो कैसे इतनी दूर जाएंगे, क्योंकि बीच में जो रास्ता है वो जंगल है, खेत है। ऐसे में जो अभिभावक है वो भी आशंका जता रहे हैं कि अगर उनके बच्चों के साथ कुछ भी हो, अनहोनी होती है, तो कौन जिम्मेदार होगी। तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे स्कूल में जाते थे और वहां पर पढ़ते थे, उनका स्कूल बंद हो जाने से काफी मायूस हैं, और उनकी शिक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि आखिर वो कैसे पढ़ेंगे। तो गांव के गरीब बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें ना ट्यूशन पढ़ना है, ना किसी का इतना पैसा है किसी के पास जो वो कहीं आकर जाकर पढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं इस पर जिला अधिकारी से मांग की है कि स्कूल को बंद न किया जाए, और उनके गाँव को ही स्कूल है वो खोल दिया जाए, जिसके चलते उनके बच्चे पढ़ सकें। जी ठीक है अबरार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अशोक गहलोत जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद नाहिद जी आपके पास आते हैं। अशोक गहलोत जी अभिभावक संघ के सदस्य हैं, समाजसेवी भी हैं। अशोक जी, जिस तरीके से अभी रजा अब्बास जी ने कहा कि सरकार की मंशा बच्चों को हानि पहुंचाना नहीं है, और निश्चित रूप से सरकार कोई नहीं चाहती कि बच्चों को हानि पहुंचाना, लेकिन ये सरकार का ये जो फैसला था, ये फैसला है वो कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष हो सकता है कि बच्चों को बेहतर, ज़्यादा शिक्षक होंगे स्कूलों में, ज़्यादा बच्चे होंगे तो तमाम जो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वो सरकार का अपना तर्क हो सकता है। रजा अब्बास जी ने अपनी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, महाराजगंज जैसी, सीतापुर जैसी तस्वीरें कि 2.5 किलोमीटर दूर स्कूल अब हो गया है, 60, पहले ये बताया जा रहा था कि 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, अब 50-60 जिस छात्र संख्या वाले स्कूल है उनको भी मर्ज किया जा रहा है। 2 से 2.5 किलोमीटर है, रास्ता जंगल का है, बच्चे कैसे पहुंचेंगे, इसकी कोई तैयारी या कोई ऐसी कोई रूपरेखा बिना तैयारी किए यह फैसला लिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? अशोक जी फोन अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। कि आपने मानस जी, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा जी, के न्यूज को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि ऐसे ज्वलंत विषय पर शुक्रिया, जो नौनिहालों से जुड़ा हुआ है, जो आने वाले कल के जो देश के भविष्य के निर्माण करता है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सरकार जो भारत के अंदर जो संकल्पना हमारे
पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, फ्रीडम फाइटर्स रहे, संविधान के निर्माता रहे, उनकी भावना ये थी कि राज्य कोई भी हो, राज्य तभी राज्य है जब वो लोक कल्याण की भावना से काम करे। प्राथमिक शिक्षा संवैधानिक अधिकार है। 8वीं तक की शिक्षा देना प्रत्येक सरकार, चाहे राज्य सरकार है, वो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, उनका दायित्व बनता है। पहली बात यह है कि प्राथमिक विद्यालय काफी समय से चल रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि ये सभी विद्यालय अभी खोले गए थे जी, जिस कारण ये स्थिति आई हो कि भाई पिछले 2-3 वर्षों में ये चीज देखी गई हो कि भाई दाखिले बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये ऐसे विद्यालय बंद हो रहे हैं जिन विद्यालयों में 100 से ज्यादा की संख्या रही है और बहुत अच्छी तरह विद्यालय संचालित हुए हैं। अब प्रश्न ये था कि सरकार की जो तिंद्रा है, इतने ड्रॉप आउट्स क्यों हुए? जिन विद्यालयों में 100, 125, 140, 50 तक भी बच्चे नियमित रूप से शिक्षा और अध्ययन कर रहे थे, अपना अध्ययनरत थे, वो 20 और 30 पर कैसे पहुंची संख्या? मौलिक प्रश्न तो ये है। अगर कल को यही स्थिति किसी और सरकारी संस्थान की आ गई तो एक एक करके सभी संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा प्राथमिक प्रश्न सरकार से ये है कि क्या सरकार अपने लोक कल्याणकारी जो दायित्व हैं, क्या उन्हें भूल गई है? सरकार के मुख्यमंत्री एक लोकप्रिय नेता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में वर्षों बाद कोई ऐसा नेता है जो दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर निर्वाचित होकर आया है, तो उनसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। और प्रथम बात यह है कि बच्चे जिनकी आप बात कर रहे हैं, सब निर्धन लोगों के ही तो बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल। आज 62% यूपी की हमारी शैक्षणिक साक्षरता दर है, अर्थात यह है कि 3 में से 2 आदमी पढ़े हुए हैं, एक आज भी अनपढ़ है। ये 2011 के सेंसस पे मैं कह रहा हूँ। और सरकार चाह रही है कि सरकारी संसाधनों को संकुचित कर दिया जाए, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। आप इसी तरह से आपने देखा होगा कि एक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की योजना सरकार लेके आई जी। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, प्रति लाख रुपए अगर प्रत्येक सीएचसी पे खर्च हो जाती है और डॉक्टरों का और मेडिकल स्टाफ बढ़ जाता है, तो क्या जरूरत थी हमें 5 लाख रुपए प्राइवेट अस्पतालों में लुटवाने की? वहां जाके आप छोटे से ऑपरेशन के लिए चले जाइए, एक छोटे से ऑपरेशन में ही 5 लाख का बिल बना देते हैं आप। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार और सरकार के शिक्षा मंत्री जो बेसिक शिक्षा के लिए कर्णधार हैं अपना, वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें। इस बात पर सोचें कि 20 लोग कैसे रह गए उस 150 के विद्यालय में, क्यों रह गए वो? आप क्यों नहीं घूमते हैं बस्तियों में? ठीक है अशोक जी आपकी बात आ गई। अशोक जी आपकी बात आ गई। नाहिद अखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी और सपा से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका रुख करेंगे। नाहिद अखिल जी, आपने अब हमारे शिक्षक संघ, अभिभावक संघ के जो लोग जुड़े रहे उनको आपने सुना। रजा अब्बास जी जैसे लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है बेहतर शिक्षा व्यवस्था को करना, और बदलाव जब होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो दिक्कतें जरूर महसूस होती हैं जब किसी भी चीज में बदलाव होता है। तो कितना आप इससे सहमत हैं? क्या ये बदलाव का दौर है? शिक्षा व्यवस्था में नया कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? कुछ सरकार बड़ा अमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है इसके माध्यम से? या आपको लगता है कि बच्चों के कहीं ना कहीं, जैसा कि ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बच्चों की आंखों में आंसू हैं, वो कह रहे हैं हम इन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे, जबकि बच्चों को 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है और उन बच्चों के पास संसाधन नहीं है क्योंकि ये बच्चे गरीबों के हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है जी। हेलो जी नाहिद जी। हेलो, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब्बास साहब को धरातल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। शिक्षा अधिकार बिल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए इसीलिए लाया गया था कि देश की इतनी बड़ी आबादी जो गरीब थे वो शिक्षित हो सके, और उसका ये एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दुख ये होता है कि आज बैंक मर्ज हो रहा है, आज शिक्षकों पर लांछन लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो शिक्षकों को टारगेट किया गया कि उनको आता ही नहीं है। पिछले 2-3 साल से ये एक चल रहा है देश में ट्रेंड कि प्राइमरी शिक्षकों के पास नॉलेज नहीं है। ये पहले पूरे देश में त्योमत खड़ा किया गया कि उसका जो सरकारी स्कूलों का स्तर है उसको नीचे गिरा दिया। हमारे दादा बाबा सब वहीं से पढ़ के आए हैं और बड़े बड़े ओहदों पर है, और अगर नहीं स्तर ऊंचा उठ रहा है तो उंगली सरकार की तरफ है। क्यों नहीं आपने ये व्यवस्थाएं दी? क्यों नहीं आपने इस व्यवस्था को दिया कि वहां ड्रॉप आउट रेशियो ना हो? लेकिन अब्बास साहब को जमीनी हकीकत नहीं पता। ये महज 2 स्कूल की बात नहीं, 5000 स्कूलों को बंद किया गया है। आज शराब सस्ती है और शिक्षा महंगी है। आप बताइए, हम जिस चश्मे से देख रहे हैं वो चश्मा वो आ रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो शूद्रों के साथ, गरीबों के साथ, वंचितों के साथ
पहले किया जाता था कि ना उनको शिक्षा का अधिकार है ना सड़क पे चलने का अधिकार है, वो दिन मैं देख रही हूँ कि 4 कैटेगरीज में देश को बांट दिया जाएगा। और अशिक्षक, जब अशिक्षक होगा बच्चा तो वो क्या करेगा? क्राइम करेगा, जेलों में ठूस दिया जाएगा। आज आप जाकर के देखिए जेलों की हालत, वहां कौन है पढ़ा लिखा नहीं है, जो गरीब है वो बच्चे जेल में है। तो भारत को ये क्या बनाना चाहते हैं? और अब्बास साहब एक बार जाकर के क्षेत्र का भ्रमण तो करिए। तो आप कहाँ पर रहते हैं मैं नहीं जानती, आप मलियाबाद चले जाइए, आप बाराबंकी चले जाइए, 5000 स्कूलों को बंद किया गया है और ये बहुत दिन से प्रैक्टिस हो रही है। आज आपने रेल बेचा, आज देश की सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में आप करते चले जा रहे हैं। शिक्षकों के साथ जिस तरह का टॉर्चर हो रहा है, तो आपकी तो पूरी मंशा है कि सारा ये गेम उठाकर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। आप एक तबके को, गरीब तबके को आप उठा करके गठन में डालना चाहते हैं कि वो पढ़े ना देश का, वो खाली देश का कचरा साफ करने के लिए बने। तो आपने निर्धारित कर दिया था कि गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, प्राइमरी स्कूल के आपने शिक्षा का स्तर गिरा दिया। आज आप देखिए, आप पहले मदरसों को गाली देते थे, 200 लड़कियां आज टॉप कर रही है, यूपीएससी पास कर रही है। पहले आपने मदरसों को बंद करने की कोशिश की, अब प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गरीब घर का बच्चा जाएगा कहाँ, ये सवाल से पूछने की बात है। और विकलांगों को शिक्षा का अधिकार बिल जब एनजीओ वाले लेकर के आए तो उसमें ये सब बहुत बारीकी से देख करके ये बनाया गया था और बहुत चर्चा हम लोगों ने की थी, सरकार के साथ चर्चा की गई थी। 2.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल हो, अगर नहीं है स्कूल तो प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्वेशन दिया जाए 8वीं तक की एजुकेशन का, कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ रिजर्वेशन दे बच्चों को। लेकिन आज आप देख ही नहीं रहे, आपकी आंखों में एक लेयर चढ़ गई है कि आपको नजर नहीं आ रहा है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। आपकी कोई भी योजना आज तक सफल हुई? आज शुरू से लेकर 14 सालों का इतिहास रख दिया जाए, क्या है? आप खाली झूठ मूठ का लोगों के दिमाग पर जिस तरह का अपराध चढ़ाते हैं, विज्ञापनों पे खास करके एक झूठ को 10 बार सच कहा जाएगा तो जनता वही, आज विज्ञापन में जनता जी रही है, विकास को देख रही है जी। आप देखिए, तमाम छोटे छोटे तबकों के लोग दिन भर जो है पहाड़ा पढ़ा करते, जब उनसे पूछो कि आपने 5 सालों में सेविंग की तो कहीं नहीं दीदी 3 साल से तो हमें तनख्वाह नहीं मिली है, 3 साल से तो तनख्वाह नहीं मिली। गार्ड लोगों के जो एटीएम पे बैठे गार्ड हैं, निचले स्तर के लोगों से पूछिए, आपको हकीकत कहाँ पता है बात साहब? आप जरा हकीकत को देखिए। निश्चित रूप से इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक पक्ष ऐसा है जो इस फैसले के साथ खड़ा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा को बेहतरी की तरफ ले जाने का सरकार का प्रयास है। एक पक्ष ऐसा भी है जो कह रहा है कहीं ना कहीं इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और एक पक्ष ऐसा भी है वो कह रहा है कि सरकार जो है संसाधनों के नाम पर मजाक कर रही है, कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं लेकिन बच्चों के भविष्य पर ताला लगाया जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा पर संकट और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी नेता संत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संत प्रकाश जाटव जी, आपने नाहिद अखिल जी को भी सुना और शिक्षक संघ, अभिभावक संघ के लोगों को भी सुना। उनके सवालों में मैं उन बच्चों की तरफ से मैं सवाल कर देता हूँ कि आखिर बच्चों का सवाल है कि आखिर उनका सिस्टम से सवाल है कि आखिर उनके सपनों पर ताले क्यों लगाए जा रहे हैं। उनके आंसू प्रशासन और शासन से पूछ रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या है और क्यों उनके सपनों पर तालाबंदी की जा रही है, आखिर उनके जो विद्यालय को बंद क्यों किया जा रहा है। हालांकि सरकार का जो पक्ष है कि इन विद्यालयों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा, बेहतर संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, तो क्या ये संसाधन अब तक मुहैया कराए जा चुके हैं या कुछ ऐसे मॉडल स्कूलों को बनाए जाने के बाद ये फैसला लेना चाहिए था। इस फैसले के बाद जो ये स्थितियां सामने आ रही हैं, ये महज महाराजगंज और सीतापुर से तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही, तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए,
अभी तक की जितनी भी सरकारें जी उत्तर प्रदेश में शासन किया, उन्होंने बेसिक शिक्षा, विशेष रूप से जो प्राइमरी जो बच्चे हैं प्राइमरी के, उनकी शिक्षा को ध्यान में नहीं लिया जी। और वहां पर जो है ना, मेरे ध्यान में है कि एक स्कूल में बच्चे कम थे और अध्यापक ज्यादा थे। मैं गाजियाबाद इंद्रपुरम में रहता हूँ और यहाँ पर एक स्कूल में ज्यादातर लोग अपनी ट्रांसफर करा करके बैठे हुए थे पिछली सरकार में। खैर, ये तो बिल्कुल हार्डकोर राजनीति की बात हो जाएगी जी। अभी अभी जो स्कूलों का मर्जीकरण है, ये बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत बढ़िया कदम है और इसमें जो बच्चे जिस तरीके से भावुक हो रहे हैं, बिल्कुल उसके बारे में मैं समझता हूँ कि उनकी जो भावुकता है वो आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम देगी। इनफैक्ट क्या है, जहाँ 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप मुझे एक बात बताओ, वहां पर लापरवाही भी हो सकती है और होती भी है। और जहाँ 200 बच्चे होंगे, 300 बच्चे होंगे, तो एक दूसरे पे निगरानी भी रहेगी। भोजन जो उस वक्त में मिड डे मील में बांटा जाता है, उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी, पढ़ाई भी बेहतर होगी, पढ़ाई का स्तर भी गुणवत्तापूर्ण होगा, बच्चों में प्रतियोगी वातावरण बने, एक दूसरे के साथ में किस तरीके से होड़ रहे, वो खेल कूद में भी वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और सब चीजों को प्रोवाइड करने के लिए जब सरकार एक बेहतरीन वातावरण बना रही है, तो उसका सबको एक स्वागत करना चाहिए। हाँ, ये है कि उन लोगों को परेशानी होगी जो 20 और 15 बच्चों के नाम पर घंटे 2 घंटे की औपचारिक अटेंडेंस करी और उसके बाद में फिर वो आजाद ख्यालात में घूमते रहते हैं। उन लोगों के साथ में तो कष्ट होने वाला है और यही सब चीजें ध्यान में रख करके इन सब चीजों को रोका जा रहा है। इससे जो मर्जीकरण है उसके पीछे इसीलिए किया जा रहा है कि कुछ लोगों की जो मन मर्जी चलती थी उस पर अंकुश लगने का है। और साथ ही साथ जो बच्चे, एक हवाला दिया जा रहा है कि दूर दराज है, जंगल है, तो देखिए पूरा देश जो है हर गांव से बेहतरीन सड़कों से जुड़ चुका है। बहुत बढ़िया रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में, भारत में हमारी सरकार ने दिया है। और ये जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल से घर की जो दूरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकार संसाधन प्रोवाइड करेगी उससे पूरी कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि बच्चों के सामने एक बहुत खूबसूरत वातावरण आने वाले दिनों में पढ़ाई के लिए बनने जा रहा है। मैं ये जितने भी अभिभावक और शिक्षक संघ के जो हमारे सम्मानित जो साथी यहाँ बैठे हैं, मैं तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि जहां कहीं कोई कमी है, उन कमियों को आप जो है जरूर पोर्टल पर डालें, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालें, शिक्षा मंत्री पोर्टल पर डालें, ताकि जो है उन सब कमियों का निवारण हो सके। क्योंकि आपके सहयोग के बगैर किसी भी लेकिन संत प्रकाश जी पूरा उसमें सहयोग करेंगे तो हम हमारी सरकार हर हालत में। संत प्रकाश जी, सवाल यह है कि आखिर स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही। पहले 20 बच्चों की बात की जा रही थी, 20 बच्चे से तक जिन स्कूलों में हैं उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। अब 60 बच्चे जिन स्कूलों में हैं उन स्कूलों को भी मर्ज किया जा रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार के आदेश के बाद प्रशासन के तमाम ऐसे अफसर हैं तमाम जिलों में, वो कहीं ना कहीं सरकार के मंशा के विपरीत 50, 60, 70 बच्चे जिन स्कूलों में उसको भी मर्ज कर रहे हैं और कोई निगरानी तंत्र है, कोई देख रेख करने वाला है। 60 बच्चे जो है जिन स्कूलों में हैं, जबकि जैसा कि अभी तक कहा जा रहा था कि 50 से संख्या जिन स्कूलों में है उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। पहले तो 20 की बात हो रही थी, फिर 50 की बात हो रही, अब 60 और 70 वाले भी मर्ज किए जा रहे हैं। तो कोई इसके लिए कोई गाइडलाइन है या आप अपनी मनमर्जी से अधिकारी काम कर रहे हैं? देखिए साहब, 60 और 70 के चक्कर में मत पड़ो। बच्चों को 400 बच्चों के स्कूल में भेजो ताकि उनकी गुणवत्ता बढ़े। और ये जो 60 और 50 की राजनीति है ना, इसका बड़ा टेढ़ा जवाब है। मैं बोलूंगा तो बड़ा कष्ट होगा। अटेंडेंस होती है 60 की और उपस्थिति होती है 8 की, ये खूब देखते हैं। तो इसलिए 60 और 50 की बात न करके जहाँ पे बच्चों की अधिक से अधिक संख्या पहुंचे उसकी चिंता करो। सरकार उसकी चिंता कर रही है, इसलिए 50-60 की फेर मत राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। गुणवत्ता है
जो आने वाले समय में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण संत स्कूल प्रकाश बनाए जी, जा रहे हैं। संत प्रकाश जी, 2 4 10 20 50 स्कूल ऐसे आपने बनाए, कोई मॉडल आपको तैयार करना चाहिए था, उसके बाद ऐसा ये निर्णय लेते ताकि लोगों को दिखाया जा सकता कि भाई ये मॉडल हमारे पास है, जहां जहां ज्यादा बच्चे हैं वहां ये संसाधन उपलब्ध हैं, तो छोटे स्कूलों को वहां मर्ज किया जाए। आपने कोई ऐसा मॉडल बनाया है कि 10 20 50 स्कूल ऐसे बनाए हैं, या अपने आप से ऐसे फैसला लिया गया? ये आज देश में अधिकांश IAS अधिकारी उन्हीं प्राइमरी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, हम भी उन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए हैं। इसलिए हमें मालूम है कि जहाँ 500 बच्चों की जो उपस्थिति होती है वहाँ गुणवत्ता अच्छी होती है, और ये जो स्टेप उठाया गया है उसका परिणाम अच्छे आएंगे, क्योंकि पहले के परिणाम बहुत बेहतर हैं। अभी कुछ वर्षों से जो है माहौल खराब था, तब ठीक हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई प्रैक्टिकल का विषय नहीं है, जहां बच्चे ज्यादा होंगे गुणवत्ता ऑटोमेटिकली वहां पे बेहतर होगी। ठीक है, द्रोण कश्यप जी आपका रुख करते हैं। द्रोण कश्यप जी, जैसा कि संत प्रकाश जी ने कहा, संत प्रकाश जी की बातों से कितना आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि आप 50-60 की गिनती पर मत जाइए, और आप स्कूलों की बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए सरकार फैसला ले रही है, और गांव-गांव सड़कों का जाल पहुंच गया है। हालांकि तमाम गांवों में हमें लग रहा है कि संत प्रकाश जी अभी नहीं गए हैं, कि गांव की तमाम ऐसे गांव की तस्वीरें आज भी ऐसी हैं कि लोगों को जो है पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे द्रोण कश्यप जी? धन्यवाद मनोज जी। बड़े दुख की आज और इनकी आवाज नहीं आ रही। हेलो द्रोण कश्यप जी, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। मैं कहना जी, द्रोण कश्यप जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज कुछ तकनीकी हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। हम काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि आप चूंकि विपक्ष में एक बेहतर जवाब और कम से कम एक सुझाव और बेहतर जवाब आप देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अगर नेटवर्क में कुछ दिक्कत है तो उसको ठीक करने के बाद आपसे हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ अनुग्रह त्रिपाठी जी लगातार जुड़े हैं। अनुग्रह त्रिपाठी जी, आपने संत प्रकाश जी को सुना। संत प्रकाश जी का कहना है कि आप संख्या पर मत जाइए, सरकार का ये बेहतर कदम है, और कहीं ना कहीं बदलाव का दौर है, और जब बदलाव के जब फैसले होते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। सहमत हैं आप इससे? देखिए, इसमें संत प्रकाश जी का कोई दोष नहीं है, वो तो अपने सरकार के निर्णय पर डिपेंड करेंगे ही जी, है ना। पहली बात तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि जो आप 5000 विद्यालयों का आंकड़ा दे रहे हैं, ये 5000 विद्यालय नहीं है, पूरे प्रदेश में 27000 विद्यालयों के विलय की योजना है। 27000 विद्यालय विलय किए जाएंगे, ये अधिकारियों की मंशा है और ये करके रहेंगे। ये नूरा कुश्ती चल रही है, ऊपर से कहा कुछ जाता है, नीचे के स्तर पर हो बहुत कुछ अलग अलग रहा है। और NEP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हर बच्चे पर स्पेसिफाइड होकर शिक्षा देने का काम करने का निर्देश दिया गया, और यहाँ पर आदरणीय प्रवक्ता महोदय बीजेपी कह रहे हैं कि जहाँ 400 बच्चे होंगे वहां ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। और जहां तक अध्यापकों की नैतिकता और ईमानदारी की बात है, क्या कोई ऐसा कोई मानक है जो अध्यापकों की नैतिकता और ईमानदारी को तोल सकता है? जब तक उसका स्वयं का जमीन न जागा हो, तो चाहे 200 बच्चे हो, चाहे 20 बच्चे हो, जिस अध्यापक को नहीं पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाएगा, जब तक उसकी नैतिकता और ईमानदारी अंदर से उसको नहीं कचोटेगी। पहली बात, सरकार को करना क्या चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि आप कक्षा को एक इकाई मानते हुए अगर प्राइमरी स्तर पर 5 कक्षाएं तो 5 अध्यापक दीजिए, वो आप अध्यापक आज तक दे नहीं पाए। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दीजिए, वो आप आज तक दे नहीं पाए। 30 प्रकार की ड्यूटियां हैं जिनको शिक्षक लगातार कर रहा है, एकल या 2 शिक्षकों के सारे विद्यालय चलाए जा रहे हैं, तो क्या छात्र संख्या गिरेगी? नहीं। आप जब क्वालिटीफुल एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं, संसाधनों का टोटा है विद्यालयों में, आप अपनी कमी को छिपाने के लिए लगातार ये विलय और मर्जर को सही जो है करना चाह रहे हैं, ये गलत बात है ना। तो मैं तो ये कहूंगा यहाँ पर आदरणीय प्रवक्ता महोदय से बीजेपी के कि पहले जमीनी हकीकत को जाने कि RTE एक्ट क्या होता है, कैसे छोटे बच्चों को जो है। आ रहे हैं संत प्रकाश जी आ रहे हैं, संत प्रकाश जी आ रहे हैं, काम करें। ठीक है अनुग्रह त्रिपाठी जी, आपकी बात आ गई। द्रोण कश्यप जी, आपको आवाज मिल पा रही है, आप जवाब दे दीजिए। सवाल आपसे पहले कर चुका हूं मैं, आप जवाब दे दीजिए। मेरी आवाज आ रही है मेरी सर? आप अपनी बात रखिए। हो सकता है, मुझे तो लग रहा है अभी भी बहुत बेहतर आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन हो सकता है आपकी आवाज हमारे दर्शक समझ पाए। जी, हम अमृत काल में
जी रहे हैं जी कि हम और हमारे विश्व गुरु बनने विश्व गुरु है। हम बताना चाहता हूँ, मैं एक बात वो बताना चाहता हूँ, ज्ञान में यहाँ तो 50 बच्चों तक स्कूल को बंद किया जाए में कि एक बच्चे के लिए ट्रेन की सुविधा दी गई है और वो ट्रेन का समय उस बच्चे के स्कूल के समय के हिसाब का गया है कि बच्चे कम हैं, बच्चे कम हैं इस बात पे जोर दिया जाए, ना कि बच्चे कम हैं तो उसको स्कूलों को मत किया जाए या बंद किया जाए। क्या वहां पे जनसंख्या कम हो गई है? क्या वहां के लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं? भाई इस पे दिया बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही, सुविधा पे इससे बच्चे गाँव की एक बात नहीं है। जैसे कि हमारे साथी समाज सेवी बता रहे थे कि पूरे प्रदेश में 27,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। क्या स्कूल में हर गांव में यही स्थिति है? क्या सरकार बात पे ध्यान नहीं रहती है कि बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें उसकी सुविधा नहीं मिल रही है, उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, शिक्षकों पे काम किया जाए, ना कि स्कूलों को बंद किया जाए। रही बात अभी कह रहे थे कि राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिकरण की बात मैं बताऊं तो अखिलेश यादव की सरकार में 2012 में कन्या विद्याधन दिया गया था सिर्फ इसलिए कि ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। जो बच्चियां इंटर के बाद नहीं पढ़ पाती थी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, उन गरीब छात्राओं को 30,000 तक की राशि देने का काम समाजवादी सरकार और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए, तत्काल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये सुविधा देने का काम किया था। वहीं 2012 में भी सुन लीजिए सर, आपका तो काम यही है कि भाजपा कोई भी काम करे सिर्फ उसको मिट्टी डाल के छुपाना है, चाहे कोई भी काम हो उसको सिर्फ सही साबित करने के लिए पूरी क्या नाम है अपनी टीम लग जाती है। द्रोण कश्यप जी एक पक्ष ये भी है कि सरकार कह रही है और रजा अब्बास जैसे तमाम लोग हैं, अकेले रजा अब्बास जैसे शिक्षक ही नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो फैसला है छात्रों के हित में लिया गया है, शिक्षकों के हित में लिया गया। उनका कहना है कि कई विद्यालय ऐसे थे एक शिक्षक के भरोसे चल रहे थे और बच्चे किसी में 5 किसी में 10 थे। दूसरा पहलू ये भी है कि बच्चे जहां 50-60 की संख्या ठीक ठाक होती है, वहां वो बच्चे दूसरे स्कूलों में मर्ज किए जा रहे हैं, वो रो रहे हैं बच्चे, गरीब माँ बाप के बच्चे, वो जैसे तैसे गांव में स्कूल जा रहे थे, अब उनको 2-2.5-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब किन स्थितियों में वो परिवार है 2-2.5 किलोमीटर कैसे जाएगा? मजदूर अगर माँ बाप हैं तो वो अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी करेंगे या बच्चों को लाने जाएंगे, छोड़ने जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं। तमाम दिव्यांग बच्चे हैं जो वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ये तमाम सवाल हैं। तो मेरे लिए 2 मिनट जी मैं ये कह रहा हूँ ना कि पहली बात तो ये है कि उन स्कूलों को मर्ज क्यों किया जा रहा है, बंद क्यों किया जा रहा है। जैसे कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये अच्छा काम हो रहा है। भाजपा के जितने भी लीडर हैं, जितने प्रवक्ता हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी काम करती है वो उसे सिर्फ बांटने पर लग जाते हैं, पूरी जनता को हो रहा है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, जब हम प्राइमरी की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को तो कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे? किसी भी देश बच्चों से होता है, शिक्षा से होता है। किसी भी देश के लिए जो आगे बढ़े वो हम बच्चों से तय करते हैं। बच्चों की नहीं, द्रोण कश्यप जी, शिक्षकों में भी विरोधाभास है। अनुग्रह त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये बच्चों के हितकारी नहीं है, रजा अब्बास जी कह रहे नहीं है बच्चों के हित में ये फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में भी विरोधाभास है। ठीक है, द्रोण कश्यप जी आपकी बात आ गई। नाहिद अकील जी आपके पास आते हैं। नाहिद अकील जी, जैसा कि संत प्रकाश जी ने कहा, संत प्रकाश जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा फैसला लिया गया, सरकार अब तमाम संसाधन मुहैया कराएगी। हालांकि अभी तक कोई ऐसे 2-4-10 स्कूल बने नहीं है जो रोल मॉडल के तौर पर जिनको पेश किया जाए कि ये स्कूल हम बना रहे हैं, इस तरीके के स्कूल बना रहे हैं, ये सुविधा दे रहे हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया है। ऐसी कोई व्यवस्था हालांकि अभी तक कोई की नहीं गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा किया जाएगा। संत प्रकाश जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे?
प्रदेश में पैसा है नहीं जिसके लिए आप दारू के अड्डे खोल रहे हैं, आप स्कूल बंद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप स्कूल बंद करके बच्चों का भविष्य चला देंगे। आज मदिराशाला जो है इतनी खुलती चली जा रही है क्योंकि रेवेन्यू देश के प्रदेश की बात कहाँ ले जाने हैं बहन जी? पैसे लाएंगे और आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप कितना पैसा देंगे? स्कूल बंद मैं दे देता हूँ जवाब यहाँ पर। आ रहे हैं संत प्रकाश जी, 1 मिनट, संत प्रकाश जी 1 मिनट, आ रहे हैं आपके पास। जी नाहिद जी, अपनी बात कंप्लीट करें। स्कूल का जो एक मानक होता है कि जो प्राइमरी पाठशाला इतने एरिया में होती है, माध्यमिक पाठशाला अच्छा क्लास 8 तक इतने में होती है, तो आप कहाँ से जमीन लाएंगे? और ये जो स्कूल बंद कर रहे हैं उसमें शराब का अड्डा खोलेंगे, क्या करेंगे? आज जमीन भी खत्म होती जा रही है, देश के पास पैसा भी नहीं है प्रदेश के पास। आपको पहले ब्लूप्रिंट रखना था, 10 स्कूल का मॉडल बना करके दिखाते कि ये इस तरह से हमने मर्जर किया है और उसमें ये रिजल्ट आ रहा है। आपने पता नहीं कौन से अधिकारी सलाह दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को और वो सुना, हवाई हो गई और ऐलान हो गया और तालाबंदी आपने कर दिया। आपने सोचा कि मिड सेशन में बीच में बच्चा अभी जुलाई में स्कूल जाना शुरू हुआ है और उस बच्चे को बता दीजिए भैया 5 किलोमीटर जाना है, तो ये बच्चों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? ठीक है। देश जब तक शिक्षा व्यवस्था हमारी मजबूत नहीं होती, जो जवाब है और आपने ये मान लिया कि गरीब घर के बच्चे किसी काम के नहीं है, इसलिए आपने प्राइमरी स्कूल बंद करना। ठीक है नाहिद जी, नाहिद जी जवाब ले लेते हैं। संत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए, फिर अशोक जी के पास जाते हैं। संत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। जो जवाब है ना, आपका जो जवाब है जी, वो पूरी तरीके से भ्रमित करने वाला है। मुझे आप एक बात बताओ, मधुशाला खोल। ठीक है नाहिद जी सुन लीजिए, नाहिद जी सुन लीजिए जी। संत प्रकाश जी जल्दी बात कंप्लीट करें। हम आपस में घर में तो लड़ नहीं रहे बहन जी, हम टीवी पर संत प्रकाश जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। संत प्रकाश जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। मुझे बोलने तो दो, मेरी मुझे बोलने तो दो। ठीक है नाहिद जी सुन लीजिए जवाब। संत प्रकाश जी बात कंप्लीट करें। क्या बताइए संत प्रकाश जी आप अपनी बात रखें। बात कर रही है, पैसा कहाँ से आएगा? पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो स्कूल के दूसरे जो वो टीचर हैं वो सिर्फ दूसरे स्कूल में आ जाएंगे, वहाँ कोई ऐसी जरूरत नहीं है जैसे आप बोल रही हैं। बिल्कुल गलत बोल रही है, टीचर वहाँ तक जाएगा, उसकी दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जो दूसरे स्कूल का टीचर जाएगा। सुन तो लो बहन जी, अरे बहन जी सुन लो। एक स्कूल जिसकी एक कक्षा में 5 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें 45 बच्चे और बैठ सकते हैं। इसलिए स्कूल भी नहीं और बड़े बनाने की आवश्यकता नहीं। वहाँ संत प्रकाश जी नाहिद अकील जी का सवाल है कि आपने 2, 4, 10 ऐसे स्कूल बनाए होते जो मॉडल के रूप में कम से कम सरकार पेश कर पाती। उन बच्चों को, उन अभिभावकों को और जिनके मन में शिक्षक है उनके मन में सवाल है कि आखिर जो सरकार का मॉडल क्या होगा, तो कम से कम वो मॉडल आप रख सकते थे। बच्चों को बढ़ाने करने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल में बच्चों को लाने की आवश्यकता है। हमारे पास है, क्लासरूम हमारे पास है, मगर बच्चे जो है ना वो नहीं है, इसलिए बच्चे लाए जा रहे हैं वहाँ पर बच्चे। इसलिए ये जो है ना वामपंथी जो बयानबाजी है उनसे बचे। ठीक है, हम लोग पर जाते हैं और आप लोगों को ही सबसे ज्यादा परेशानी है, आपको राजनीति करनी है। ठीक है, देखिए संत प्रकाश जी, नाहिद अकील जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो किसी राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। संत प्रकाश जी, नाहिद अकील जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है और उनका जो मत है वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो अपनी बात रख रही हैं। हाँ, अशोक गहलोत जी आपके पास आएंगे। अशोक गहलोत जी, जैसा कि संत प्रकाश जी कह रहे हैं कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कोई रोल मॉडल, कोई ऐसा रोड मैप अभी तक सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से सामने नहीं आया कि अगर हम मर्ज करने के बाद हम बच्चों को ये सुविधाएं देने जा रहे हैं, इस तरीके की हम व्यवस्थाएं देंगे, खेल का मैदान बनाएंगे, या ये हमारा रोल मॉडल है, हमने 10-20 स्कूल इस तरीके के बनाए हैं, इसी तरीके के बाकी जो मर्ज किए जा रहे हैं स्कूल वो बनाए जाएंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को प्राइवेट स्कूल के स्तर की शिक्षा दी जाएगी जिस तरीके से, और सारे संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। ऐसा तो कोई व्यवस्था सरकार ने की नहीं, बस मर्जीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अशोक जी देखिए, ये प्रश्न मैं, चूंकि संत प्रकाश भाई साहब हमारे सरकार का पक्ष रख रहे हैं, यहाँ पर आधिकारिक प्रवक्ता हैं जी कि शैक्षणिक सत्र 25-26 और शैक्षणिक सत्र 24-25 और 23-24, इन तीनों का अगर अनुपातिक तुलना की जाए तो क्या दाखिले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मेरा पहला प्रश्न कि प्राथमिक विद्यालयों में जो सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं, क्या वहां दाखिले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तो पहला ही प्रमाण इनकी बातों से आ रहा है कि दाखिले घट रहे हैं। तो दाखिले घट रहे हैं और पढ़ते हुए बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। अगर पढ़ते हुए बच्चे स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, कक्षा 1 का बच्चा जो 5वीं तक स्कूल में पढ़ता और वहां की जो छात्रों की संख्या में मर्ज रहता, अपना जुड़ा रहता, तो वो बच्चा क्यों स्कूल छोड़ के जा रहा है? नंबर 1 बात। और मेरे जो मित्र हैं अपना भाजपा के जी, उन्होंने कहा कि मैं इंदिरापुरम में रहता हूं, इंदिरापुरम में एक स्कूल है कि वहां छात्रों से ज्यादा शिक्षक हैं। इंदिरापुरम में 1 वर्ग गज जमीन की कीमत 2 लाख रुपए है। मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूल जब खाली हो जाएंगे, इन जमीनों को किसे बेचेंगे? ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किसके हवाले करेंगे? बिना प्राइमरी स्कूल्स के। 1 मिनट मैम, आप चुप रहिएगा, मैं थोड़ा सा बात रख दूं अपना। मुझे ये कहना है कि इन प्राइमरी स्कूलों के बिना क्या चुनाव कंडक्ट हो जाएंगे? प्राइमरी स्कूल्स में ही ज्यादातर आपके चुनाव के निर्वाचन केंद्र बनते हैं, तो संभव कैसा होगा? ये राष्ट्र की संपदा है, आपकी कोई निजी संपदा नहीं है। क्या आप इसे बंद कर देंगे? पहली बात। दूसरी बात ये, आप जब शैक्षणिक, आप 2007 से सरकार में हैं, ये 8वां साल है जी, 11 साल से आप केंद्र की सरकार में हैं, आप कर क्या रहे हैं? क्यों बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं? क्यों क्वालिटी एजुकेशन नहीं है? मिड डे मील भी खिला रहे हैं, सब खिला रहे हैं, क्यों बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने? मेरा सवाल आपसे है कि आप सरकार जो जनता के संसाधन है, ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी, आपकी बात आगे। रजा अब्बास जी के पास अब नहीं जा पाए। रजा अब्बास जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। आज जैसा कि आपने कहा कि ये फैसला कहीं ना कहीं से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन शिक्षक भी घबराए हुए हैं कि नई वैकेंसी भर्तियां नहीं होंगी, बच्चे जो है वो घर से उनको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। कई ऐसे परिवार हैं जो वो कह रहे हैं कि अब बच्चों को मजबूरी है, वो इतनी दूर नहीं भेज पाएंगे क्योंकि वो मजदूर हैं, वो घर पे काम करेंगे या कहीं काम करने जाएंगे। गाँव में था सुरक्षित थे, बच्चे अपने घर से स्कूल से सीधा घर आ जाते थे, अब वो कहीं और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर वो बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। ऐसे में शिक्षा की गारंटी का क्या? रजा अब्बास जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। रजा अब्बास जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज मिल सके। साइड में होता। हेलो जी जी, रजा जी बात रखें। रजा अब्बास जी, जल्दी से बात रखें। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपकी? रजा अब्बास जी, आप अपनी बात रखें। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शैक्षिक सुधार की वजह से सब किया जाता है और राजनीति एक अलग चीज है, ठीक है। अगर हम राजनीति के रूप में देखेंगे, नहीं, इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए जी, होनी भी नहीं चाहिए। हम तो शिक्षा के सुधार के लिए निरंतर विकास कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पोर्टल खुला है, आप अपने सुझाव उस पर दीजिए। जो अभी महिला सदस्य जो बैठी हैं बहुत ज्यादा बोल रही हैं, वो अपने सुझाव उस पर दीजिए ना। आपको किसने रोका है? आप तो सिर्फ कुछ हम अच्छा करें, कुछ हम करेंगे, आप फौरन आलोचना करने लगेंगे, उसको राजनीति जोड़ने लगेंगे। आपने ये किया था, आपने वो किया था, ऐसा इसलिए हुआ। ये सब चीजें छोड़िए, हम तो आज निरंतर भारत का विकास कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि भारत एक विकसित भारत बन जाए, एक उज्जवल मतलब भारत का भविष्य हो। आज कितने भी बाहर आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या आप और देखिए व्हाट्सएप है, मेटा, और भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो उसमें भारत के ही युवा इंजीनियर जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। अब उन इंजीनियर्स को, उन अभियंताओं को बनाने के लिए हम उनकी अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी गुणवत्ता देंगे। फिर वही सवाल है, फिर वही सवाल है। अब रजा अब्बास जी की कोई ऐसा रोड मैप या कोई ऐसा मॉडल अभी तक सरकार ने पेश नहीं किया कि इन स्कूलों में हम ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं, ये सुविधाएं देने जा रहे हैं, मर्ज करने के बाद भी यही स्थिति रहेगी या संसाधन उपलब्ध होंगे, ये तमाम सवाल हैं।
और इन्हीं सवालों के बीच इन बच्चों के जब आंसू सामने आते हैं तो निश्चित रूप से सवाल खड़े हो जाते हैं कि इन बच्चों को इनका कसूर क्या है। इनके आंखों से निकलते आंसू सवाल करने लगते हैं। हो सकता है कि ये वो भावुकता के आंसू हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार का ये फैसला है तो इस पर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो सवाल यही है कि इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और सरकार का जो फैसला है, अगर वो जैसा कि सरकार कह रही है बच्चों के हित के लिए है, तो निश्चित रूप से सरकार को एक रोड मैप तैयार करना चाहिए कि जो अब मर्ज होने के बाद नए स्कूलों में बच्चों को तमाम जो मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी और जो शिक्षा से वंचित जो बच्चे रह जा रहे हैं उनको अपने घर से दूर स्कूल जाना पड़ रहा है और तमाम दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी समस्या हो रही है, तो इसको भी सरकार को गौर करना चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।